पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि पानीपत के मैदान में हेमू की पराजय हुई तथा उसकी रानी हेमू का खजाना लेकर दिल्ली से मेवात की ओर भाग गई। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि पानीपत में बिना कोई देर किए बादशाह अकबर दिल्ली आया। उसने एक मंच से खुतबा पढ़वाया तथा जाने माने अमीरों को आगरा, संभल एवं अन्य नगरों का प्रशासक नियुक्त किया। अकबर लगभग 1 माह तक दिल्ली में रुका रहा। उसने मुगल सईद खां, पीर मोहम्मद खां, हुसैन खां तथा अन्य अमीरों को दिल्ली के भगोड़ों का पीछा करने भेजा। काफी समय तक पीछा करने के बाद ये लोग अलवर होते हुए हेमू की रानी तक पहुंच गए, जिसके पास सोने से लदे हुए हाथी थे। कुवा एवं बजवारा क्षेत्र में पहाड़ियां एवं जंगल थे। हेमू की पत्नी ने काफी सारा सोना इन पहाड़ियों एवं जंगलों में छोड़ दिया, जिसका एक बड़ा हिस्सा बजवारा के गंवारों ने पकड़ लिया। फिर भी मुगल सेना को जो हिस्सा मिला वह इतना अधिक था कि ढालों में भर भर कर उन सैनिकों को इनाम दिया गया। सैनिकों में सोना बिखेरने के दिन की स्मृति में निजारे जरहा अर्थात सोने की बिखेर नामक रचना लिखी गई। बदायूनी लिखता है कि जिस रास्ते हेमू की रानी गई उस रास्ते में इतने सिक्के एवं सोना गिरा कि सालों तक उधर से गुजरने वाले यात्रियों को मिलता रहा। इस तरह शेर शाह, इस्लाम शाह और अदली ने जो सोना वर्षों तक एकत्रित किया था चला गया। मुल्ला बदायूनी ने रानी द्वारा खजाना लेकर भागने तथा उसे मेवात क्षेत्र में स्थित अरावली की पहाड़ियों में छिपाने का वर्णन मुगलों के पक्ष के अनुसार किया है। किंतु हेमू के पिता एवं हेमू की रानी द्वारा दिल्ली का खजाना दिल्ली से मेवात ले जाए जाने के संबंध में अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तथ्य लिखे हैं। इन तथ्यों का सार संक्षेप यहां दिया जा रहा है। अलवर जिले में देवती तथा माचेड़ी 2 गांव हैं। इन्हीं में से एक गांव में साधारण बनियों के घर में हेमू का जन्म हुआ था। अतः यहाँ के लोग हेमू के अपने थे। जिस समय हेमू महाराज विक्रमादित्य हेमचंद्र की उपाधि धारण करके अपने सिर पर चंवर ढुलवाता हुआ पानीपत की लड़ाई लड़ने गया तो वह अपना सारा धन अपने वृद्ध पिता के पास माचेड़ी के दुर्ग में छोड़ गया। बैराम खां ने सुना था कि हेमू की रानी भी युद्ध क्षेत्र में उपस्थित है और हेमू का सारा खजाना उसके पास है। जब महाराज हेमचंद्र पकड़ा गया तो बैराम खां ने अपने सैनिक रानी के पीछे भेजे, किंतु इन सैनिकों द्वारा बहुत प्रयास किए जाने पर भी रानी मुगलों के हाथ नहीं लगी। वह जाने किन पर्वतों में गुम हो गई। इसलिए मुगलों की यह टुकड़ी निराश होकर वापस लौट आई। बैराम खां किसी भी कीमत पर हेमू के खजाने को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए उसने नासिरुल मुल्क नामक एक विश्वसनीय सेनापति को देवती माचेड़ी पर आक्रमण करने भेजा। बैराम खां का अनुमान था कि रानी देवती माचेड़ी अवश्य जाएगी। बैराम खां का यह अनुमान सही था। रानी पानीपत के मैदान से सीधी माचेड़ी के दुर्ग में अपने श्वशुर के पास आई और वहां से हेमू का सारा खजाना लेकर कुवा एवं बजवारा क्षेत्र की पहाड़ियों में चली गई। रानी जानती थी कि बैराम खां की सेना शीघ्र ही माचेड़ी पर आक्रमण करेगी। यदि यह खजाना बैराम खां की सेना के हाथ लग गया तो बैराम खां इस धन से और बड़ी सेना खड़ी करेगा तथा भारत पर गुलामी का शिकंजा और मजबूती से कस लेगा। इसलिए रानी ने वह धन अपने हाथियों पर रखवाया और दुर्ग के गुप्त मार्ग से बाहर हो गई। कोई नहीं जान सका कि रानी कहाँ गई। कहते हैं कि रानी अलवर जिले में स्थित बीजवाड़े की पहाड़ियों में जाकर छिप गई। उसने कई दिनों तक जंगलों में घूम घूम कर स्वर्ण आभूषण
धरती में अलग अलग स्थानों पर दबा दिए, ताकि यदि बैराम खां सोने का पीछा करता हुआ बीजवाड़े की पहाड़ियों में भी आ पहुंचे तो भी उसे एक साथ संपूर्ण कोष कभी भी प्राप्त न हो। कई सालों तक राहगीरों को बीजवाड़े की पहाड़ियों में सोने की ईंटें तथा मोहरें मिला करते थे। आज भी यदा कदा इस तरह की घटना होती रहती है। जब मुगल अमीर नासिरुल मुल्क ने माचेड़ी के दुर्ग पर घेरा डाला तब तक रानी सारा स्वर्ण लेकर जा चुकी थी, किंतु यह सारी कार्यवाही इतने गोपनीय ढंग से की गई थी कि इस बात की खबर किसी को कानो कान भी नहीं हुई। नासिरुल मुल्क ने माचेड़ी दुर्ग पर जमकर बारूद बरसाया। महाराज हेमचंद्र के आदमी यहां भी बहादुरी से लड़े, किंतु हजारों मुगल सैनिकों के सामने इन मुट्ठी भर आदमियों की सामर्थ्य ही क्या थी। शीघ्र ही मुगल सैनिक माचेड़ी की गढ़ैया में घुस गए। महाराज हेमचंद्र का पिता 80 साल की वृद्धावस्था में भी हथियार उठाकर लड़ा। वह एक ऐसी सेना का सेनापति था जिसका राजा पहले ही युद्ध में मारा जा चुका था और जिसकी रानी राजकोष लेकर जंगलों में गुम हो चुकी थी, किंतु फिर भी लड़ना हेमू के पिता का धर्म था, इसलिए वह तब तक लड़ता रहा जब तक कि नासिरुल मुल्क के सिपाहियों ने उसे पकड़कर बंदी नहीं बना लिया। नासिरुल मुल्क हेमू के वृद्ध पिता को जंजीरों में जकड़कर दिल्ली ले आया, जहां उसे बैराम खां के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हेमू के पिता से हेमू के खजाने के बारे में बार बार पूछा गया, किंतु उसने खजाने की जानकारी होने से मना कर दिया। हेमू के पिता से हेमू की रानी के बारे में पूछा गया, किंतु उसने रानी के बारे में भी जानकारी होने से मना कर दिया। इस पर हेमू के पिता के समक्ष इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया, किंतु हेमू के पिता ने यह प्रस्ताव मानने से भी मना कर दिया। जब हेमू के पिता ने मुगलों की कोई बात नहीं मानी तो बैराम खां ने मौलाना पीर मोहम्मद को आदेश दिया कि वह हेमू के पिता की गर्दन उड़ा दे। पीर मोहम्मद ने तलवार के एक ही वार से वृद्ध की गर्दन उड़ा दी। इस अवसर पर बैराम खां ने अलवर तथा माचेड़ी से लूटा गया बहुत सा सोना और माचेड़ी से पकड़े गए 50 हाथी बादशाह की नजर किए। बहुत सा सोना मुगल सिपाहियों में बांटा गया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि हेमू के वृद्ध पिता को पकड़कर मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया गया और उसके ऐसा न करने पर उसे कत्ल कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत के अनेक तुर्की सुल्तानों के काल में किसी व्यक्ति को इस्लाम स्वीकार न करने पर उसका कत्ल करवाए जाने के विवरण बहुतायत से मिलते हैं, किंतु अकबर के शासनकाल में किसी व्यक्ति द्वारा इस्लाम स्वीकार न किए जाने पर उसका कत्ल करने का यह अकेला दृष्टांत प्राप्त होता है। वस्तुतः इस जघन्य हत्या का दोष अकबर को नहीं जाता। इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार था तो वह खान का बैराम खां था, क्योंकि उस समय शासन के समस्त निर्णय खान का ही ले रहा था। अगली कड़ी में देखिए, क्या हेमू के हाथी मक्खन खाते थे? कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा इस चैनल के बारे में अपने परिवार के सदस्यों एवं मित्रों को अवश्य बताएं। धन्यवाद।